हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th मूविंग स्टूडेंट, मतलब वैसे स्टूडेंट जो लोग अभी जस्ट 10th पास करते हैं, उन्हें जैसे केमिस्ट्री का बहुत सारा टर्म्स होता है नहीं पता होता है, और डायरेक्ट जब वो केमिस्ट्री पढ़ने लगते हैं नीट और जेई के लिए, तो उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है ब्रीज कोर्स। एक ब्रीजिंग कोर्स है, मतलब जो आपको जो 10th में आप पढ़ के आ रहे हो और 11th में जो पढ़ना है उसके बीच का एक मतलब जोड़ने का काम करेगा, ताकि आपको अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आ सके। इसी को हम लोग कुछ दिन बेसिक में पढ़ाते हैं, इसको टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो देखो यहाँ हिंदी में इसे रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं, रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो देखो इसको कहते किसको हैं, देखो कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम पदार्थ का कोई भी पदार्थ के विषय में जिक्र करोगे, पदार्थ का कैसे कॉम्पोजिशन है, क्या उसका क्वालिटी है, क्या उसको कैसे बना है, कैसे वो बिहेव करता है, टेम्परेचर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी पदार्थ का जहाँ पे हम स्टडी करेंगे, किसी भी मैटर का हम जहाँ भी स्टडी करेंगे, वही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री। तो बोलो क्या कहे इसको, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with composition, properties of matter। मैटर मतलब सब्सटेंस कह सकते हो दूसरी भाषा में, हिंदी में इसे ही पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ। मतलब पदार्थ कैसे बना है, उसका क्या गुणवत्ता है, इसको जिस ब्रांच ऑफ साइंस में स्टडी करते हैं उसी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ आया व्हाट इज कॉल्ड पदार्थ, यानी सब्सटेंस या मैटर क्या है। तो देखो कुछ नहीं, हमें पहले ही स्टडी ही करना है पदार्थ के विषय में, उसको हम क्या बोले, केमिस्ट्री। अब कहता है कि ये जो पदार्थ होता है ये होता क्या है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांच आते हैं केमिस्ट्री के, तो देखो वो सब ब्रांचेज वगैरह जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे क्लियरिफाई हो जाता है किसको कौन सा ब्रांच कहते हैं, किसका कैसे क्लासिफिकेशन आता है। तो ब्रांच की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम लोग बेसिक टर्म्स लेके चलेंगे। उसमें आता है क्या, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आया मैटर या सब्सटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोले जी, पदार्थ। सुनना सिंपल सा है, कोई भी चीज़, जैसे ये पेन है, तो ये पेन आखिर पदार्थ क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि इस पेन का अपना मास है और रखने पे जगह लेगा। दो चीज़ फिर से बोलो, अपना मास है और रखने पे जगह लेगा। दो चीज़ फिर से बोलना, अपना मास है और रखने पे जगह लेगा। तो इसी तरह से साइंस में डेफिनेशन है पदार्थ का कि जिसका अपना मास और रखने पे जगह ले, उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ। कहता है एनीथिंग, कोई भी चीज, हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जिसके पास अपना मास हो और रखने पे क्या ले, जगह ऑक्यूपाई करे, इसी को कहते हैं कॉल्ड मैटर, इसी को हम कहते हैं मैटर। ठीक है। अब सुनना, स्टेट ऑफ मैटर की बात आती है। स्टेट ऑफ मैटर यानी इसकी अवस्था पदार्थ की अवस्था। तो सबको पता है कि मेनली तीन होता है, कौन कौन सा जी, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है आपका गैस। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इसको दो पैरामीटर्स में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, एक को लिया गया है कि शेप के बेसिस पे, और एक को लिया गया है वॉल्यूम के बेसिस पे। अगर शेप भी फिक्स्ड हो और वॉल्यूम भी फिक्स्ड हो, एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पे शेप और वॉल्यूम
जिसका दोनों चीज फिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड। जैसे ये पेन देखो, ये पेन आपको सिलेंडर के जैसा दिख रहा है, सिलिंड्रिकल, तो यानी इसका एक शेप है, तो रूम टेम्परेचर पे ऐसा ही रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रहेगा तो ऐसा ही रहेगा। और मान लो इसमें अगर बाद में अंदर से खोखला रहता है, इसमें इंक डालते, मान लीजिए 10 ml इंक आता, तो 10 ml उस टेम्परेचर प्रेशर पे अभी भी आएगा, 10 मिनट बाद भी आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सॉलिड उसको कहते हैं जिसमें शेप और वॉल्यूम क्या हो? फिक्स्ड हो। लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड। गैस में दोनों चीज फिक्स्ड नहीं होता है, ना तो आपका शेप फिक्स्ड मिलेगा और ना तो आपका वॉल्यूम फिक्स्ड मिलेगा। जैसे ध्यान देना, क्या बोले? सॉलिड में दोनों चीज फिक्स है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं। जैसे पानी को ग्लास पे रखोगे तो ग्लास के जैसा, बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी के जैसा नीचे गिरा दो तो पूरा क्या होता है? फैल जाता है, यानी उसका शेप फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। गैस में ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना तो वॉल्यूम। जैसे मान लो सिलेंडर में गैस भरा हुआ, उसको खोल दो तो खोलते ही के साथ क्या होगा? सारा का सारा गैस निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ना तो वहाँ शेप है ना तो वॉल्यूम। तो इस दो पैरामीटर के बेसिस पे मेरा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो मेनली कितना है? 3, एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। आई थिंक ये बेसिक में थोड़ा सा टर्म समझ में आया होगा। सबसे पहले बोलो, हम लोग कहीं भी पदार्थ का जो अध्ययन करते हैं उसका क्या कॉम्पोजिशन है, क्या है, उसी को जिस ब्रांच में कहते हैं वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री। तो यहाँ पे बहुत सारा टर्म्स आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, तो ठीक है उसको रहने दीजिएगा। कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ लिखा रहेगा, तो उसको अपने बुक्स में, बुकिश नॉलेज में रहने दो। हमने छोटा छोटा चीज़ करके हमें समझना है। क्या बोले? पदार्थ का अध्ययन जिस ब्रांच ऑफ साइंस में करते हैं उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। अब कहता है पदार्थ क्या था जी? तो जिसके पास 2 चीज होना चाहिए था, मास और स्पेस, तो वो पदार्थ कहलाए। उसकी कितनी अवस्था? 3। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है यहां क्लासिफिकेशन देखोगे, इसी का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो किसी भी पदार्थ को जो बांटा गया है, मैटर यानी पदार्थ, उसकी प्योरिटी के बेसिस पे, तो ये 2 तरह का, एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। एक क्या बोले? प्योर और एक मिक्सचर। अब प्योर भी फिर 2 तरह का, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। समझना इसको। जैसे हिंदी वाले लोग, जो लोग पढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व, इसको बोलते हैं यौगिक, और ये तो आपका मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब सुनना किसको क्या कहते हैं। जैसे जितना भी पीरियड टेबल में मेंबर देखते हो, चाहे वो क्या लिखा गया है, सोडियम है, क्लोरीन है, आयरन है, कॉपर है, तो ये सब क्या है? ये सब एलिमेंटल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एलिमेंटल। इसी को तत्व बोलते हैं। तो तत्व क्या हुआ? बोलो, पदार्थ का वो प्योर चीज, ऐसे कह सकते हो जो अकेले है, ये हम समझने के लिए बता रहे हैं। आगे चल के बताएंगे। एलिमेंट उसको कहते हैं जिसकी सबसे छोटी इकाई एटम होती है। एलिमेंट किसको बोलते हैं? सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, प्योर फॉर्म सब्सटेंस, जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? एटम। वो बाद की बात, ऐसे बोलो, पदार्थ है, प्योर है, अकेले है तो एलिमेंट। पदार्थ है, प्योर है, अकेले है तो एलिमेंट। अब इसी को तुम कंबाइंड कर दो। क्या करो? कंबाइन कर दो, जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? कंपाउंड। जैसे Na है, Cl है, NaCl बना दो। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जोड़ दो, H2O बना दो। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जोड़ दो, NH3 बना दो। तो जब जुड़ गया, कंबाइंड हो गया, तो इसको क्या बोले? कंपाउंड। फिर से बोलना, पदार्थ प्योर था, अकेले था तो एलिमेंट, जुड़ गया तो कंपाउंड। आगे बताएंगे
प्योर सब्सटेंस जिसकी सबसे छोटी इकाई एटम होती है उसको कहते हैं एलिमेंट, और जिसकी सबसे छोटा इकाई मॉलिक्यूल होती है उसको कहते हैं कंपाउंड। फिर से बोलना, अकेले है तो एलिमेंट, जुड़ गया तो कंपाउंड। अब इसको एक काम करो, ये जब कंपाउंड बन के तैयार है उसको मिला दो, तो मिलाने पे आपका दो तरह का आपका मिक्सचर तैयार दिखाई देगा। एक को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर और एक को कहते हैं हेटेरोजीनस मिक्सचर, हेटेरोजीनस मिक्सचर। सुनना, होमो मतलब होता है सेम और हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। जीनस मतलब होता है फेज या अवस्था। जैसे किताबी भाषा रहने तो एकदम बोलचाल की भाषा में समझो। जैसे मान लो मेरे पास H2O है और NaCl है, तो NaCl क्या होता है? नमक, और ये क्या है? पानी। तो साल्ट और वाटर, साल्ट और वाटर, इसको मिक्स कर दो तो मिश्रण बना। लेकिन कैसा मिश्रण बना? बोलो। नमक को जब पानी में डालोगे तो घुल मिल जाएगा, वो जब घुल मिल जाएगा तो एक जैसा हो जाएगा, उसी को बोलते हैं होमोजीनस। क्या बोलते हैं? होमोजीनस। लेकिन अगर मान लो इसी पानी में अगर हम बालू मिला दें, बालू मिला दे तो क्या ये मिलेगा? नहीं मिलेगा, दोनों अलग अलग दिखाई देगा, एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो इसको कहते हैं हेटेरोजीनस। देखो किताबी भाषा में देखोगे वहाँ पे लिखा रहता है कि प्रॉपर कॉम्पोजिशन में रहेगा तो होमोजीनस, और प्रॉपर कॉम्पोजिशन में नहीं है तो हेटेरोजीनस। तो वो किताबी भाषा अभी किताब में रहने दो, उसे हम लोग बाद में सीखेंगे। पहले हम एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर ले जिससे कि मेरे को समझ में आने लगे व्हाट इज केमिस्ट्री। तो फिर से बोलना, पदार्थ जो हमने बात करी, पदार्थ के विषय में जो हमने बात किया, क्या हमने कहा पदार्थ कितने तरह का? दो तरह का। कौन कौन सा? प्योर और मिक्सचर। प्योर में दो चीज, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर से बोलना, पदार्थ है, प्योर है, अकेले है तो एलिमेंट, जुड़ गया कंबाइंड हो गया तो कंपाउंड। अब दो कंपाउंड को मिला दिए तो मिश्रण। अगर मिलाने के बाद दोनों एक जैसा हो जाए, यानी घुल मिल जाए, जैसे नमक है पानी में घुल गया, नहीं दिखाई देगा कि उसमें नमक था, तो अगर घुल गया तो होमोजीनस। लेकिन अगर बालू को पानी में डालोगे तो एक सॉलिड और एक लिक्विड अलग अलग दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हेटेरोजीनस। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा, ठीक है, रोक करके लिख लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है ये जो एलिमेंट और कंपाउंड की बात की है, ये जो एलिमेंट और कंपाउंड की बात की है, उसकी सबसे छोटी इकाई हमें जाननी है। तो सुनना, उससे पहले एक और प्योर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो रेडिकल क्या होता है जी? चार्ज स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज पे अगर चार्ज आ जाए तो ये कहलाता है रेडिकल। क्या बोले इसको? रेडिकल। ये जो रेडिकल है इसकी सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई एलिमेंट्री यूनिट कह सकते हो, या आसान भाषा में बोलो स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है आयन। ये आयन दो तरह का, एक कहलाता है कटायन और एक कहलाता है अनायन। ठीक है, देखो कैसे बनता है। आपको पता है अनायन निगेटिवली चार्ज होता है और कटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है। फिर से बोलना, रेडिकल का सबसे छोटी इकाई आयन। आयन दो तरह का, कटायन और अनायन। अब सुनना, ये कैसे होता है? ये बनता है बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे होता है जी? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे बनता है? बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर ले तो उसमें निगेटिव आ जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन दे दे तो पॉजिटिव। यानी कोई न्यूट्रल स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन ले तो माइनस चार्ज और दे दे तो प्लस चार्ज। इसको समझना, एक एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे मान लो X कोई एक न्यूट्रल एटम है, मान लिया न्यूट्रल एटम, मान लो इसमें न्यूट्रल है, मान लो कुछ भी, जितना प्लस उतना ही माइनस, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन, क्योंकि 10-10 अगर होगा तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो इस पर कोई चार्ज नहीं। अब एक काम करो, इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन दे दो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो गया। सोचना मेरे साथ,
10 था, एक आ गया, कितना हो गया? 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन अभी भी कितना है? 10। सुनना मेरी बात, 10 और 1 11। अब यहाँ क्या हुआ? 11 माइनस और 10 प्लस, एक माइनस ज़्यादा हो गया, तो यही जो एक माइनस ज़्यादा हुआ ये बन गया आपका अनायन। क्या बन गया? अनायन। फिर से बोलना, कोई एक न्यूट्रल स्पीसीज था, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया तो उस पर एक माइनस ज़्यादा हो गया, क्या बन गया? अनायन। अब इस पे से तुम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दो। सोचना मेरे साथ, 10 में से एक चला गया 9, और प्रोटॉन अभी भी कितना है? 10। अब बोलना 9 माइनस और 10 प्लस, 9 माइनस और 10 प्लस, एक प्लस ज़्यादा हो गया, तो अब यहाँ चार्ज दिखाई देगा प्लस, इसी को बोलते हैं कटायन। तो फिर से बोलना, अनायन कैसे बना था? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के आने से। कटायन कैसे बना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चीज है क्या? आयन। आयन सबसे छोटी इकाई किसका? रेडिकल का। रेडिकल कहते हैं किसको है? चार्ज स्पीसीज को। तो मेनली प्योर चीज 3 मिला। कौन कौन? फिर से बोलो। एक कौन सा? एलिमेंट। दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, अगर उस पर चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। इतना छोटा सा चीज शायद समझ में आ गया। अब हम लोग एक टेबल देखेंगे जिससे आपको समझ में आ सके कि कब हम एटॉमिक मास लेंगे और कब हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ जो हम सब्सटेंस की बात किए थे, तो हम इसमें पहला कैटेगरी लिए एलिमेंट का, ठीक है जी। दूसरा कैटेगरी लिए कंपाउंड का, और तीसरा कैटेगरी लिए हम रेडिकल का। तो चलो एक दो कम से कम इसमें हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लो यहाँ सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, कुछ भी है, तो ये सब एलिमेंटल फॉर्म, क्या बोले थे? प्योर है, अकेले है तो एलिमेंट, यानी कि जितना भी पीरियड टेबल मेंबर देखते हो सबको क्या बोले? एलिमेंट। यहाँ एग्जाम्पल देख लो, हमने क्या बोला था? इसको जोड़ दो, तो जैसे Na को Cl के साथ जोड़ दो, कुछ भी, H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, तो ये सब क्या बन गया? कंपाउंड। रेडिकल क्या बोले थे? किसी पे चार्ज आ जाए, जैसे Na प्लस हो जाए, या NH4 प्लस हो जाए, या CO3 2 माइनस, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी आ जाए, मतलब वो कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, उस पर अगर चार्ज आ गया तो क्या बोले? रेडिकल। अब सुनना, इसकी सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, एलिमेंट का होता है एटम, कंपाउंड का होता है मॉलिक्यूल, और रेडिकल का अभी अभी सिखाए आयन। चलो बोलना फिर से, क्या बोले? एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई एटम, कंपाउंड की सबसे छोटी इकाई मॉलिक्यूल, रेडिकल की सबसे छोटी इकाई आयन। अब इसका जो फार्मूला मास होता है, फार्मूला मास जो होता है, जैसे फिर से बोला, एलिमेंट का सबसे छोटी इकाई कौन है? एटम, इसीलिए इसके फार्मूला मास को बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई एटम, इसीलिए इसके फार्मूला मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। यहाँ देख लो मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का सबसे छोटा चीज मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इसका फार्मूला मास कहलाता है मॉलिक्यूलर मास। क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। तो इसमें 80% स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि कहाँ एटॉमिक मास लेना है और कहाँ मॉलिक्यूलर मास लेना है। तो एटॉमिक मास किसके लिए लेते हैं? एलिमेंट के लिए। और मॉलिक्यूलर मास किसके लिए लेते हैं? कंपाउंड के लिए। और यहाँ पे आयनिक मास लिखा जा सकता है, जैसे सबसे छोटा जो इकाई था वो आयन था, इसीलिए इसके मास को क्या बोलते हैं? आयनिक मास। ये टेबल बेसिक में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि कब हमें एटॉमिक मास लेना है, कब हमें मॉलिक्यूलर मास लेना है, और कब हमें आयनिक मास लेना है। ठीक है, अब आते हैं कि हमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते। इतना तो समझ में आ गया कि कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एटम मिलता है। जैसे यहाँ देख लो, एक एग्जाम्पल से फिर से बता देता हूँ। जैसे मान लो 2 हाइड्रोजन एटम था और 1 ऑक्सीजन एटम था, तो ये सब क्या था? ये सब जो था
ये सब था एटम। इसको जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया? H2O मॉलिक्यूल। तो सिंपल सा चीज़ है, ये सब भी छोटा छोटा चीज़ है। कह सकते हो परमाणु के मिलने से क्या बनता है? अणु। जो हिंदी में लोग जो पढ़ते हैं तो यही मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? एटम के मिलने से। यही हम आपको बोले थे, अकेले था तो एलिमेंट, जुड़ गया तो कंपाउंड। एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई एटम और कंपाउंड का मॉलिक्यूल। इतना क्लियर है? अब हम चलेंगे मास की तरफ। चलो मास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे किसी भी एलिमेंट का प्रेजेंटेशन देखोगे, प्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में देखोगे सबके पास हम पीरियोडिक टेबल क्लास में देते हैं। जैसे मान लो कोई एक्स एक एलिमेंट, एक्स नहीं कोई एलिमेंट ही ले लेते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम, ये मेरा एक एलिमेंट है मैग्नीशियम। इसका देखोगे ऊपर में लिखा रहेगा 12। तो ये इसका बताता है एटॉमिक नंबर। ये प्रेजेंटेशन कहाँ पे? पीरियोडिक टेबल में। बुक्स में प्रेजेंटेशन डिफरेंट रहता है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में ये जो एलिमेंट के ऊपर में लिखा हुआ ये क्या बताता है? एटॉमिक नंबर। नीचे में देखोगे तो ये लिखा मिलेगा 24.305। ये जो नंबर है ये बताता है एटॉमिक मास। मास नंबर नहीं, एटॉमिक मास। ये क्या है? एटॉमिक मास। थोड़ा सा बता देता हूं। इन बुक्स, किताब में देखोगे ये पीरियोडिक टेबल का प्रेजेंटेशन है। बुक्स में या कहीं भी एलिमेंट को लिखते हैं तो एलिमेंट को देखोगे ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लो ये सोडियम है, नीचे 11 ऊपर 23। ये जो 23 लिखा गया है ये बताता है मास नंबर। ये डिफरेंट चीज़ है और ये है एटॉमिक नंबर, ये वही चीज़ है। तो देखो ये कैसे बनाया गया है, यहाँ देखना। ये होता है क्या? एक आइसोटोप का, आइसोटोप जिसको समस्थानिक बोलते हैं, उसके लिए ऐसे लिखा जाता है। और जब किसी एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा आइसोटोप होता है तो मास नंबर अलग अलग हो जाएगा। सबको एवरेज निकालते हैं तो ये वाला मिल जाता है क्या? एटॉमिक मास। तो फिर से समझना, कंफ्यूज नहीं करना। मास नंबर जो है ये इस तरह से दिखाते हैं और ये जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ रहता है इसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ये क्या है जब हमको आइसोटोप बताएंगे वहाँ पे बता देंगे कैसे एटॉमिक मास निकालते हैं। कहाँ से? मास नंबर से। वो भी हम आपको बेसिक में एक दिन बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात आई कि ये एटॉमिक नंबर तो याद हो जाता है जी, मास नंबर, ये एटॉमिक मास याद नहीं होता। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। तो यहाँ पे हम आपको एक तरीका बताते हैं, एक तरीका बताते हैं। हम अगले पेज पे चले जाते हैं। यहाँ देखो, एक हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक फॉर मेमोराइजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास याद करने का तरीका। देखो कोई नंबर जैसे मान लो 1 से 2 तक का है, इसको हम 3 हिस्से में बांट दिए। 1 से लेके 1.33, उसका 1.66, उसके बाद 2। ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर इसके बीच में आएगा तो हम ले लेंगे 1.1, और अगर इसके बीच में आएगा तो हम ले लेंगे 1.5, और इसके बीच में आएगा तो हम ले लेंगे 2। ये हम आसान बताने के लिए इसको बोलते हैं लगभग लेना। लगभग मतलब आसपास का, लगभग अप्रॉक्सीमेशन जिसको कह सकते हो, अप्रॉक्सीमेशन, लगभग बताना है। ये नहीं समझ में आता ये हमने क्या बता दी। हम एक एक एग्जाम्पल तीनों का लेते हैं, तीनों कैटेगरी। जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल पहला, जैसे एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। तो ये एग्जैक्ट मास देखोगे, ये आपको लिखा मिलेगा 24.305। 24.305। देखो तो पॉइंट के बाद कितना है? 30। पॉइंट के बाद कितना है? 30। तो अगर 1.30, मेरी बात को ढंग से सुनना, 1.30 होता तो कितना लेते? 1। 1.30 होता तो कितना लेते? 1। तो यहाँ पे अप्रॉक्स में कितना ले लोगे? 24। कितना ले लोगे? 24।
24.30 है तो कितना ले लिए 24, फिर से बोलो 1.30 होता तो कितना लेते 1, तो 24.30 है तो कितना ले लिए 24। देखो तो अब इसे याद करना आसान हो गया। इस तरह से सब हम आपको बोल रहे हैं 1 से लेके 30 तक का सारे एलिमेंट का, कम से कम 30 तक का एलिमेंट का एटॉमिक ये जो मास है इसको याद कीजिएगा लिख करके। चलो दूसरा कैटेगरी देखो। दूसरा है आपका एटॉमिक मास ऑफ, जैसे मान लो इस कैटेगरी में ले लेते हैं क्लोरीन, ये होता है 35.453। ये एग्जैक्ट नंबर आपको पेट टेबल में दिखाई देगा। तो दशमलव के बाद देखो तो कितना है 45, तीसरा डिजिट हटा दो 45, तो 45 इसके बीच में आता, 33 से 66 के बीच में ना आएगा 45, तो बोलो 1.45 होता तो कितना लेते 1.5, तो इसको जब हम लगभग करेंगे तो कितना ले लेंगे 35.5। क्लोरीन का याद करते हैं ना जी मास 35.5। अब समझ में आया? चलो ये याद करना आसान हो जाएगा। तीसरा कैटेगरी देखो, जैसे एटॉमिक मास ऑफ आयरन की बात करो तो आयरन को देखोगे तो ये मिलेगा 55.845, 55.845। तो देखो तो दशमलव के बाद 84 है तो वो इस कैटेगरी में है। 1.84 होता तो कितना लेते 2, 1.84 होता तो कितना लेते 2। सेम वैसे ही इसका अगर हम लगभग वाला मास लेंगे, ये साइन होता है बराबर के ऊपर में ऐसे कर दो, ये लगभग को बताता है, तो 55.84 है। सुनना 1.84 होता तो 1 के आगे वाला नंबर 2, तो 55.84 है तो 55 के आगे वाला नंबर कौन हो जाएगा 56। तो इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन निकाल करके हम क्या याद कर सकते हैं एटॉमिक मास। क्या याद कर सकते हैं एटॉमिक मास। तो इसको रोक करके आपको कैसे करना है ये हम एक बता देते हैं। जैसे मान लो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है H, ये आपको पता है, इसका एग्जैक्ट मास होता है 1.079। अगर इसका अप्रॉक्स मास लोगे तो कितना हो जाएगा 0.07, तो 07 है इस कैटेगरी में तो कितना ले लोगे 1। इस तरह से कम आप 30 एलिमेंट का अप्रॉक्स एटॉमिक मास का एक टेबल बना लो, बहुत काम देगा, बहुत ही काम देगा, ठीक है। इस मास को यूज करके हम कुछ एक मास निकाल लेते हैं, कुछ एक कंपाउंड का हम लोग मास निकाल लेते हैं। जैसे हमें निकालना है, जैसे मॉलिक्यूलर मास, चाहे अभी सिंपल हम फार्मूला आपको देते हैं, वो किसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, वो सब बाद की बात, जब पढ़ाएंगे तब सिखाएंगे। जैसे मान लो H2O लिखा है, इसका आपको मास में कन्वर्ट करना है, तो मास में कैसे बोलो हाइड्रोजन का मास कितना 1 है, कितना 2, तो 1 × 2, फिर से बोलना हाइड्रोजन का मास कितना 1, हाइड्रोजन है कितना 2, तो 1 × 2। हाइड्रोजन खत्म हो गया तो अब बीच में साइन आएगा प्लस। ऑक्सीजन का मास कितना होता है जी 16, कितना आ गया 18। यही जब ग्राम में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं 1 मोल। इसी को बाद में जाना जाता है मोलर मास के नाम से। तो बाद की बात 18 अगर ग्राम में लिख दोगे तो ये कहलाएगा 1 मोल किसका H2O का। कैसे निकाले समझ में आया? 2-4 हम बता देते हैं ताकि कम से कम आप मेहनत कर सको। जैसे CO2 है तो बोलो जी कार्बन का मास कितना 12, ऑक्सीजन का मास कितना 16, 2 से गुना कर दो तो यहाँ 32। फिर से बोलो कार्बन का मास 12, कार्बन खत्म, बीच में कौन साइन प्लस, ऑक्सीजन कितना है 2, तो 16 × 2, यहाँ 32 और 12 कितना हो गया 44। ये समझ में आया? ये क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो NaOH, तो सोडियम का मास बोलो 23, ऑक्सीजन का मास बोलो 16, फिर हाइड्रोजन का मास बोलो 1, सबको जोड़ते चले गए, ये आ जाएगा 40। थोड़ा सा और बढ़ा लो, जैसे मान लो H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से बोलना हाइड्रोजन है 2, 1 सल्फर है तो सल्फर का होता है 32,
4 ऑक्सीजन है तो 16 गुने 4, इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 98। इस तरह से आप ढेर सारा जितना भी आपका कॉमन चीज़ है इससे बहुत सारा निकाल सकते हो। जैसे एक और बता देते हैं, NH2CO NH2 ये होता है यूरिया। ये क्या होता है? यूरिया। एक होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं जी? एसिटिक एसिड। इन दोनों का मास निकालोगे तो यहाँ भी आएगा आपका 60 और यहाँ भी आएगा 60। तो ये हम इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको ये पेयर में याद रहे, पेयर में याद रहे। यूरिया और एसिटिक एसिड दोनों का मास कितना होता है? 60। ऐसे ही एक चीज़ और याद रखना, ये जो अभी बताए H2SO4 और एक होता है H3PO4, इन दोनों का मास होता है 98। कितना होता है? 98। ऐसे ही घर में निकालिएगा C6H12O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। ये सब मास आपको याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ये होता है 180, 180 ग्राम। ये होता है 180 ग्राम। ऐसे ही देखोगे, जैसे सुक्रोज की बात करो, C12H22O11, ये है मेरा सुक्रोज। इसको भी निकालिएगा, ये आएगा 342। तो निकालिए, खुद से निकालिए, जैसे सिखाए वैसे बैठा के निकालो। इतना निकाल लोगे तो आपको कम से कम बेसिक चीज़ समझ में आ गया। एलिमेंट किसको कहते हैं, कंपाउंड किसको कहते हैं, एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। और ये जो हम निकाले, ये मास निकाले, और जब मास को हम ग्राम में लिख देते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो वो कहलाता है 1 मोल का मास। क्या कहलाता है? 1 मोल का मास। तो ये बेसिक का हम समझते हैं कि बेसिक में भी बेसिक का फर्स्ट क्लास, आई थिंक इतना में क्लियर हो गया। एक बार खुद से प्रैक्टिस करो और हमारे साथ कोशिश करो, अगर क्लास में अगर आप आते हैं तो बने रहने का। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।